हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का अगला पार्ट। ठीक है, हमने अभी तक यहाँ पर ख़त्म किया था। अब आगे हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं, मैं यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया हुआ है। आपके एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ के रखनी है। पहला क्या लिखा हुआ है, एक पूरा गुणसूत्र न तो प्रभावी और न तो अप्रभावी हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम ना तो पूरी तरह से प्रभावी होता है, ना ही अप्रभावी होता है। अभी इन दोनों का मतलब क्या है, ये हम लोग आगे जानेंगे कुछ देर के बाद। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वह जीन जो किसी सजीव को उसके जनन अवस्था से पहले ही मार डालता है उसे मारक जीन या लेथल जीन कहते हैं। मतलब कुछ जीन हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। तो ये कब है, तो ये जनन अवस्था से पहले ही, मतलब जब एक कोशिका बन रही होती है उसी टाइम पे उस कोशिका को मार देने का काम कुछ जीन करते हैं। उन जीन को हम क्या कहते हैं, मारक जीन कहते हैं या फिर लेथल जीन कहते हैं। अगला क्या है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन में भाग लेने वाले जीन को उत्परिवर्तित जीन कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी म्यूटेशन का मतलब अपने पिछले वीडियो में ठीक से जाना। तो म्यूटेशन में भाग लेने वाले जो जीन होते हैं उनको म्यूटेटेड जीन या उत्परिवर्तित जीन कहा जाता है। चलिए, इस चैप्टर की सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी चाहिए। बिना इन डेफिनेशंस के जब हम आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें उलझ जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इनको सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लक्षण या ट्रेट। ये क्या है, तो इसकी परिभाषा कैसे होती है, तो कोई भी विशेषता जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है एवं वे विशेषताएं माता पिता को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, वे लक्षण या ट्रेट कहलाते हैं। तो कोई भी लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से मिली है या फिर हमारे माता पिता को उनके पूर्वजों से, उनके पूर्वजों को उनके पूर्वजों से मिली है, उस लक्षण को हम क्या कहते हैं, ट्रेट। और उस गुण को हम ट्रेट या लक्षण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हमारी आँखों का रंग काला या भूरा होना, बाल का घुंघराला या सीधा होना, कर्णपिंड का स्वतंत्र या जुड़ा हुआ होना। अब कभी कभी अपवाद देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आप 2-3 भाई बहन हैं, हाँ, तो ऐसे में क्या होगा कि दो लोगों के बाल जो है एकदम सीधे हैं और एक के बाल जो है चाउमीन जैसे बने हुए हैं, मतलब घुंघराले हैं। ठीक, तो ये अपवाद की तरह मान लीजिए। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, तो कोई भी वंशानुक्रमित विशेषताएं एक लक्षण या ट्रेट है जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे हमारे 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अच्छा, इसके कारण एक ही परिवार के भाई बहन, चचेरे भाई बहन में कुछ समानताएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ समानताएं होती हैं। ऐसे नहीं होते कि सारे के सारे लोग जो है वो एक ही तरह के दिख रहे हैं, अंतर दिखता है, मगर कुछ समानताएं होती हैं। ठीक, अच्छा, तो आपको ट्रेट का मतलब पता चला, वो सारे गुण जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को कंटिन्यू मिलता रहेगा। ऐसे गुणों को हम ट्रेट या लक्षण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है एलील। एलील का मतलब क्या है, तो समजातीय क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर स्थित विरोधी लक्षणों के प्रत्येक जोड़े जीन को एलील कहा जाता है। अब यहाँ पर समजातीय क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम सपोज कीजिए जो आपके शरीर को लंबा करने का काम करती है, वहीं पर उसके साथ ही एक क्रोमोसोम और भी चिपका हुआ है जो आपकी हाइट जो है वो बढ़ने में बाधा डालती है। तो ये क्या है, ये दोनों ही हाइट को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए काम करते हैं। अब अगर ये दोनों एक ही साथ मौजूद हैं तो इन दोनों को एक साथ मिला करके, इन दोनों क्रोमोसोम को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे
जैसे बौना या लंबा, सफ़ेद या काला, ये गुण जो है ये क्या है, एक ही तरह के गुण हैं और लेकिन क्या है, विरोधी लक्षण के हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। जब ये अपोजिट काम करने वाले या विरोधी लक्षणों वाले जीन जो हैं वो एक ही जगह पर मौजूद हो, क्रोमोसोम के एक ही जगह पर मौजूद हों, तो इनको हम एलील कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है लोकस। लोकस क्या होता है, तो लोकस को देखें तो किसी विशेष गुणसूत्र के विशेष जीन गुणसूत्र के विशेष स्थानों पे उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र के इस स्थान को ही उस जीन का लोकस कहा जाता है। तो कुछ सपोज ये एक जीन है, मान लो ये एक जीन है, यहाँ पर कुछ इस तरह से डॉटेड करके ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से डॉटेड कुछ जीन्स है। तो एक जीन जो आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा होगा, वो जहाँ पर मौजूद रहेगा, जिस स्थान पर क्रोमोसोम के मौजूद रहेगा, वो स्थान उसका लोकस कहलाता है। जैसे हम जहाँ रहते हैं हमारा घर कहलाता है, वैसे ये इसका घर। लोकस क्या है, जीन का घर। तो जो जीन जिस स्थान पे रहते हैं उसे उसका लोकस कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आनुवांशिकता की इकाई, कारक या जीन। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो क्या है कि जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। इसको याद रखें, जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जीन जो है वो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, गुणसूत्र पर उपस्थित वे विशेष कण जो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं उन्हें जीन कहते हैं। तो जीन क्या है, तो जीन वो है जो गुणसूत्रों के ऊपर मौजूद रहता है। गुणसूत्र मतलब क्या है पता है आपको, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित वे विशेष कण जो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, उसे ही जीन कहा जाता है। और ये छोटा सा डेफिनेशन, जीन आनुवांशिकता की इकाई। ओके, तो किसी लक्षण को निर्धारित करने वाली रचनाओं को कारक या फैक्टर कहा जाता है। जैसे लंबाई, लक्षण के दो कारक क्या हैं, लंबा या बौना। तो किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाला, जैसे यहाँ पे लंबाई के बारे में दिया हुआ है कि कोई जीन क्या काम करेगा, आपको लंबा करेगा या फिर आपको बौना बनाएगा, वो जीन जो है, वो रीज़न जिसके वजह से आप लंबे या फिर बौने रहेंगे, वही रीज़न जो है वो क्या है, फैक्टर या कारक कहलाता है। अगला, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक संकर संकरण। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले ना हमें पढ़ना चाहिए कि संकर या संकरण होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि संकर या संकरण होता क्या है, उसके बाद बताते हैं। देखिए संकरण क्या कहलाता है, संकर उत्पन्न करने की क्रिया को संकरण कहते हैं। ओके, आगे देखिए। अब संकर उत्पन्न करने की क्रिया को संकरण कहते हैं। संकर होता क्या है भाई, बताना चाहिए, लिस्ट को इस तरह से इनको बनाना चाहिए था ताकि सीक्वेंस वाइज समझ में आए। खैर, हम जान लेते हैं संकर क्या होता है। तो आनुवांशिक संबंधी प्रयोग में प्राप्त वह जीन जिसका जीनोटाइप तथा फिनोटाइप समान होते हैं उसे शुद्ध कहते हैं। संकर किसे कहते हैं, तो दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के संकरण से उत्पन्न होने वाली संतान को संकर कहा जाता है। अभी संकर मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारे गुण जो हैं वो आपस में मिले हुए रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे संकर का उदाहरण में देखिए, क्या दिया हुआ है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी। ये जो टी और ये जो स्मॉल टी है, ये दोनों डिनोट करते हैं लंबाई को। ये बड़ा वाला कैपिटल टी जो है वो लंबा, जो शुद्ध एकदम पूरा लंबा होता है उसके बारे में बताता है, और स्मॉल टी जो है वो बौना दर्शाता है। अब जब ये दोनों ही गुण, देखिए दोनों ही लंबाई के गुण हैं, और इस जगह पे क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों एक साथ हैं, ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक ही लोकस पे ये दोनों गुण मौजूद हैं।
अगर इस तरह के विरोधी लक्षण एक साथ एक ही क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर पाए जाते हैं तो उस तरह के जीवों को हम संकर कहते हैं, मतलब हाइब्रिड हैं। अब अगर एक ही लोकस पर दो समान गुण वाले जीन मिलते हैं या पाए जाते हैं तो उसे हम शुद्ध कहते हैं, ठीक है, प्योर कहते हैं। तो उम्मीद है संकर और शुद्ध आपको समझ आया होगा। अब संकरण क्या होता है, तो ये जो हाइब्रिड बनाने की क्रिया है, संकर बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चलो अब आते हैं पीछे की तरफ, जो हमने छोड़ दिया। क्या क्या है, तो एक संकर। अब यहाँ पे क्या है कि जिस संकरण में केवल एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले कारक भाग लेते हैं उसे एक संकरण कहते हैं। एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले कारक भाग लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने का मतलब क्या है कि हम क्रोमोसोम्स को लेकर के एक शुद्ध और एक दोनों शुद्ध, एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है, ये बौने को डिनोट करता है, ये शुद्ध लंबे को डिनोट करता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हमेशा जीन जो है वो जोड़े में मौजूद रहते हैं, सिंगल नहीं रहता, ठीक है। लक्षण जो है हमेशा जोड़े में मौजूद रहता है। अब इसी कारण हम इस चीज़ को आगे समझ पाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना, जब इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है, मतलब इन दोनों के बीच क्रोमोसोम्स का आदान प्रदान होता है। अब आदान प्रदान का मतलब क्या है कि एक कुछ क्वालिटी के हैं, दूसरा कुछ और क्वालिटी का है। अब उन दोनों के बीच में जब क्या कहते हैं उनको, मिलन कराया जाता है, तब फिर ऐसी स्थिति में कुछ नए पौधे जन्म लेते हैं, कुछ नई चीज़ें जन्म लेती हैं। तो उनमें क्या होगा, उनमें दोनों के गुण मौजूद रहेंगे, दोनों के ही गुण मौजूद रहेंगे। और ये दोनों, ये देखिए, ये पूरा लंबा, ये पूरा बौना, और ये दोनों ही क्या है, विरोधी लक्षण है। ये पूरा लंबा है, पूरा बौना है, दोनों क्या है, विरोधी लक्षण है। अब जब एक ही तरह के गुण है, ये पूरा लंबा, ये पूरा बौना, एक ही तरह के गुण है, ये पूरा एक ही तरह के गुण है, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि एक जोड़ी विरोधी लक्षण जब किसी संकरण में भाग लेते हैं तो उसे हम एक संकरण कहते हैं। सिर्फ एक गुण जब संकरण में भाग ले रहा होता है तो उसे हम एक संकरण कहते हैं। और जब दो जोड़ी विरोधी लक्षण संकरण में भाग लेते हैं तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लंबा और ये जो स्मॉल आर है वो राउंड गोलाकार को दर्शाता है। ये अलग से, ये आकार की, ये लंबाई के लिए और ये आकार के लिए, यहाँ पे भी ये लंबाई के लिए और ये आकार के लिए। तो ये दो जोड़ी हो गए, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक लक्षण है, ये एक लक्षण है, और यहाँ पर भी दो जोड़ी हैं, और दोनों ही क्या है, देख रहे हैं, लंबाई के लिए दोनों विरोधी लक्षण है, और ये जो आकार है उसके लिए ये विरोधी लक्षण है। जब दो तरह के दो जोड़ी लक्षण भाग लेते हैं संकरण में तो उसे हम द्विसंकरण कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग क्या है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में। तो जिस जाइगोट में असमान एलील हो उसे हेटेरोजाइगट कहा जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा एलील का मतलब क्या होता है। एलील मतलब क्रोमोसोम के ऊपर एक ही लोकस पर मौजूद दो विरोधी लक्षण वाले जीन एलील कहलाते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर एक ही लोकस पर मौजूद एक जोड़ी जीन एलील कहलाता है, चाहे वो विरोधी हो, क्षमा कीजिए, चाहे वो विरोधी हो या फिर समान गुण वाले, तो उसको एलील कहा जाता है। एक ही लोकस पर दो जीन समान गुण वाले हो सकते, विरोधी गुण वाले हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एलील कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जिस जाइगोट में असमान एलील हो उसे हेटेरोजाइगोट कहा जाता है तथा उससे विकसित जीव को हेटेरोजाइगस कहा जाता है। यहाँ बस वर्ड्स का मतलब क्या है, होमोजाइगस, सॉरी यहाँ पे हेटेरोजाइगोट क्या हो रहा है,
तो जिस जाइगोट में असमान एलील होते हैं उसे हेट्रोजाइगोट कहते हैं, और जिसमें समान एलील होते हैं उनको होमोजाइगस कहते हैं। होमो मतलब सिमिलर, ठीक है, होमो का मतलब होता है सिमिलर। जैसे यहाँ पे देखिए सिमिलर हैं, दोनों लंबाई वाले जीन हैं, और इसमें एग्जाम्पल देंगे। अच्छा यहाँ पे दो क्या है, लंबाई वाले तो हैं लेकिन मतलब एक लंबा है एक मोटा, ठीक है। आगे बढ़े, संकरण हो गया, शुद्ध और संकर हो गया। नेक्स्ट जनन पीढ़ी। अब देखिए अब जनन पीढ़ी क्या है, तो जनन पीढ़ी यानी कि पेरेंटल जनरेशन, मतलब किसी संकरण को संपन्न करने के लिए चुने गए शुद्ध लक्षण वाले सजीव को जनक पीढ़ी कहा जाता है, या पी जनरेशन कहते हैं, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज में जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए उसी को कह रहे हैं पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट, अब पेरेंट से ही बच्चे बनते हैं, तो फिलियल पीढ़ी। अब फिलियल पीढ़ी में क्या है, एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो एक बार दो बार तीन बार करके रिपीट करते हैं, तो अब उसी को ही हम लोग फिलियल पीढ़ी कह रहे हैं। क्या, तो संकरण के पश्चात उत्पन्न संकर संतानों को प्रथम फिलियल पीढ़ी कहते हैं। मतलब जब पेरेंटल जनरेशन को या जनक पीढ़ी का क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, उसके बाद जो पहली संतान उत्पन्न हुई उसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन या प्रथम फिलियल पीढ़ी कहते हैं। अब क्या होता है सेकंड में, क्या होगा, इसी प्रथम फिलियल पीढ़ी से प्राप्त संकरों में किन्हीं दो सजीवों के बीच पुनः संकरण कराने से जो नया संकर या जीव पैदा होता है उन्हें द्वितीय फिलियल पीढ़ी कहा जाता है। पहले पेरेंट से फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन से फिर सेकंड जनरेशन। आप इस ड्राइंग में समझिए, जैसे ये क्या है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये दोनों ही पेरेंटल जीन हैं, इन दोनों का क्रॉस कराया गया और दो, एक्चुअली यहाँ पे 4 बच्चे पैदा हुए सपोज। अब इन दोनों बच्चों से वापस से फिर इन दोनों का क्रॉस कराया गया, तो इससे जो अगली पीढ़ी पैदा हुई उसको F2 जनरेशन, ये P पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी और ये F2 पीढ़ी। ओके, नेक्स्ट प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो हमने पीछे छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, विरोधी लक्षणों वाले जनक के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतान में प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले गुण प्रभावी तथा स्पष्ट रूप से नहीं दिखने वाले गुण अप्रभावी कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ये क्या है, शुद्ध लंबा है, ठीक है, ये शुद्ध लंबा है, ये क्या है, ये शुद्ध बौना है। इन दोनों का जब संकरण कराया गया तो ये हुए। अब ये क्या है, तो ये इसको कहते हैं संकर लंबा। अब लंबा क्योंकि इन दोनों में जो ये कैपिटल टी है ये लंबा को दर्शा रहा है, और जब ये बन करके तैयार हुए तो इनका आकार भी इस लंबे पौधे के आकार की तरह था, लंबा था, बौना नहीं था। तो इसमें प्रभावी यानी कि दिखाई देने वाला गुण क्या था, लंबाई था, तो ये लंबा हुआ, इसीलिए इस पर प्रभावी गुण कौन सा था, लंबा, इस पर भी लंबा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विरोधी लक्षणों वाले जनक के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतान में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले गुण प्रभावी तथा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देने वाले गुण अप्रभावी कहलाते हैं, ठीक है। लंबाई दिखा तो लंबा इसमें प्रभावी गुण था, बौना जो है वो नहीं दिखा, दिखने में वो लंबा ही था, बौना नहीं था, इसीलिए बौनापन जो है वो क्या हो गया, अप्रभावी गुण कहलाया। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप ध्यान रखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ध्यान दो। फिनोटाइप यानी जो गुण हमें बाहर से दिखाई देता है, ठीक है,
किसी जीन के बाहर से दिखने वाले गुण अर्थात बाह्य रूप को फिनोटाइप कहते हैं और जीन की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अब जो चीज़ें हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं, मतलब कोई सपोज़ कोई बच्चा लंबा है, कोई बौना है, तो हमें दिख रहा है सामने से कि वो लंबा है और वो बौना है, तो वो जो दिखाई देने वाले गुण हैं उसको क्या कहते हैं, वो फिनोटाइप गुण है। और जो उनके अंदर उनके जीन में मौजूद जितनी सारी चीज़ें होंगी, अगर उनका विश्लेषण हम करेंगे तो उसके बारे में जब हम पता करेंगे तो उसको जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। जितने सारे डेफिनेशंस हैं वो इस वीडियो में हुए हैं। अब हम आगे बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। सबसे ज़रूरी, जिसमें और भी हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मेंडल ने आखिर मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? ठीक है, क्यों मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव किया? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।